देश में सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। सबसे पहले इसी एजेंसी पर लगने वाले सियासी आरोपों का सच खंगालते हैं। देखते हैं क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप में दम है। इसके लिए हमने यूपीए राज और एनडीए राज में सीबीआई की जांच के दायरे में आए नेताओं का रिपोर्ट कार्ड निकाला है। पहली बात ध्यान से देखिए, यूपीए के 2004 से 2014 के शासन के बीच 72 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए, जिसमें 43 यानी 60% नेता 15 विपक्षी दलों के रहे। इसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी के 12 नेता रहे, जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की, छापेमारी की या फिर गिरफ्तारी की। एनडीए के 8 साल के राज में 124 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए। इनमें 118 नेता 16 विपक्षी दलों के हैं, यानी 95%। इसमें टीएमसी के 30 नेता हैं, कांग्रेस के 26 नेता हैं। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य चाहे यूपीए का हो या एनडीए का, विपक्षी दलों के नेता जांच के दायरे में आते रहे। हालांकि फर्क यह जरूर रहा है कि यूपीए के राज्य में सीबीआई की जांच के दायरे में आए नेताओं में 60% विपक्षी थे, वहीं अब 95% विपक्ष के नेता हैं। अब दूसरी बड़ी बात, यूपीए के राज्य में 2004 से 2014 के बीच सीबीआई की जांच के दायरे में आए 72 नेताओं में से 29 नेता या तो कांग्रेस के थे या कांग्रेस के सहयोगी, जबकि एनडीए के राज्य में 124 नेताओं के खिलाफ जब सीबीआई जांच चलती है तब उसमें केवल 6 नेता बीजेपी के हैं। हालांकि इस तथ्य को ऐसे भी देखना चाहिए कि यूपीए के राज्य में ही 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला जैसे कई स्कैम सामने आए। तो क्या यही वजह है कि एनडीए राज्य के मुकाबले यूपीए राज्य में सत्ता पक्ष और उनके सहयोगियों की संख्या ज्यादा रही जो जांच के कटघरे में आए? अब तीसरी अहम बात, सीबीआई की जांच को लेकर टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। जैसे अभी बिहार में अगस्त में नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के सरकार बनाने पर विश्वास मत हासिल करने के दिन आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी होती है। तेजस्वी यादव ने, याद करिए, इसी छापे की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। लेकिन रिसर्च बताती है कि टाइमिंग तो यूपीए राज्य में भी सवालों के घेरे में आती रही। 2013 में यूपीए से डीएमके के अलग होने के 2 दिन के भीतर सीबीआई ने डीएमके के बड़े नेता और अभी तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के घर पर लग्जरी कार से जुड़े मामले में छापा मारा था। जहां सरकार से अलग होने के 2 दिन के भीतर छापा डीएमके के बड़े नेता स्टालिन के घर पर पड़ा था। यानी यह बात सच है कि अभी की सरकार के राज में छापे भी ज्यादा हैं। यूपीए के मुकाबले विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी, छापेमारी, पूछताछ का आंकड़ा भी ज्यादा है। लेकिन सवाल है कि जिस बात का फैसला न्यायालय से कानून के रास्ते होना चाहिए, क्या उसका फैसला खुद राजनीतिक दल अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गढ़ कर करेंगे तो उसे सही मान लिया जाए? क्या इससे देश में जांच एजेंसी, उनके अफसरों का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस, मनोबल, इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होगी? जो सवाल पूछा जा रहा है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें एक साड़ी अल्टी पलटी जा रही है। एक परत हटाते ही इसमें कई अमेरिकी डॉलर दिखते हैं। यहाँ तह करके रखी गई साड़ी की दूसरी परत खोलते हैं तो इसमें भी छिपा कर रखे गए यूएस डॉलर मिलते हैं। साड़ी की तीसरी परत में भी करारे डॉलर छिपे हुए नजर आते हैं। इसके बाद जूते के भीतर से भी अमेरिकी डॉलर छिपा कर ले जाते हुए पकड़ा जाता है। मुंबई में इस तरह कस्टम के अधिकारियों ने 4 करोड़ रुपए की कीमत वाले अमेरिकी डॉलर को अवैध रूप से ले जाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाल है, अगर किसी भी जांच एजेंसी पर सिर्फ सियासत होगी तो क्या ऐसे करप्शन को रोका जा पाना आसान होगा? जवाब है नहीं। अब दूसरी कहानी याद करिए। इसकी 2 तस्वीरें। एक तरफ पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के ठिकाने से मिले करोड़ों रुपए जो जांच एजेंसी निकालती है। ये पैसा ही नहीं सिर्फ एजेंसी के ईमानदार अफसरों ने निकाला, बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाले को इंसाफ के रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन बंगाल में जिस सरकार को ये घोटाला रोककर शिक्षकों की भर्ती ईमानदारी से करनी थी, उसने क्या किया? वहाँ राज्य की पुलिस ने नौकरी मांगते शिक्षकों को ही घसीटकर, खींचकर प्रदर्शन करने से पिछले महीने रोक दिया। अब आप खुद दस्तक देकर बताइए कि अगर
जांच एजेंसीज पर सियासत होती रहेगी तो क्या घोटाले का ये पैसा मिल पाता? आप कहेंगे नहीं। जनता का यही समर्थन भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हर अफसर को, हर जांच एजेंसी को समाज से भी मिलेगा, ये भरोसा प्रधानमंत्री देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, आप सभी साक्षी हैं। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा। लेकिन फिर भ्रष्टाचार पर लगातार मुहिम छेड़ रहे नरेंद्र मोदी समाज के सामने एक सवाल खड़ा करते हैं। करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक, सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। देश में करप्शन के केस में कई नेता दोषी साबित हुए। उनमें से एक है लालू प्रसाद यादव, जिनके 2 साल से ज्यादा की सजा पाने की वजह से वो खुद चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित है। लेकिन भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव की पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार गठबंधन करके सरकार चलाते हैं। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। यानी समाज खुद भ्रष्टाचारियों की सियासत को एक तरफ नकारे और भ्रष्टाचार की जांच पर कोई दूसरी तरफ सियासत भी ना हो।